नमस्कार दोस्तों, साल 1947 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए सिर्फ 2 साल गुजरे थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था। ये दोनों देश 2 सुपर पावर्स की तरह उभर कर आए थे वॉर के बाद, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। इनके बीच भारी राइवलरी की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। इस समय में दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए ये दोनों देश एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट करने लग रहे थे। एक ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल किया जा सके न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, अमेरिका से सोवियत यूनियन पर या सोवियत यूनियन से अमेरिका पर। इन आईसीबीएम्स को इतने लंबे डिस्टेंस कवर करने के लिए बेसिकली बाहर की स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना पड़ता। तो दोनों देशों को पता था कि अगर किसी भी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस में पहुंचा जा सकता है, तो उस देश के पास हथियारों के मामले में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसी रीजन से दोनों देश कंपटीशन में लग गए कि कौन पहले स्पेस तक पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत साल 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया प्लान कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे स्पेस में। To share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space. इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद सोवियत यूनियन ने कहा कि वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन इस रेस में आगे निकल गया। उन्होंने इतिहास रच दिया स्पुतनिक को लॉन्च करके, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट। The Soviet Union has launched the world's first satellite, Sputnik. एक महीने बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजी, स्पुतनिक 2। इस बार इस सैटेलाइट के अंदर पहली बार एक लिविंग क्रीचर था, एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। अमेरिका ने कैचअप किया जनवरी 1958 में, जब उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, एक्सप्लोरर 1। इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन इतना भयंकर था, मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बड़ी तेजी से देखने को मिला। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा इंस्पायर्ड फील होने लगे इस स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स को देखकर। स्पेशली स्पुतनिक की लॉन्च के बाद साल 1957 में इन्होंने रियलाइज किया कि एक देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। साल 1962 तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से जन्म होता है दोस्तों इसरो का। Aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979 SLV-3 satellite launch vehicle. I was the project director, mission director. My mission is to put the satellite in orbit. शुरुआत में इसरो का नाम होता है इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे सेटअप करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है और यही रीजन है कि डॉक्टर साराभाई को हम आज के दिन जानते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अपने शुरू के दिनों में इनकोस्पार के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होते हैं। यही कारण है कि ऐसी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी जहां पर रॉकेट के पार्ट्स को साइक्लो पर और बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही इनकोस्पार को किसी दूर के एक गांव में एक पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पर बेंगलुरु में किसी एक टॉयलेट को रीपर्पस किया गया एज अ सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर। रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत जुगाड़ करना पड़ा था शुरू में, लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई थी। नवंबर 1963 में इनकोस्पार के एस्टेब्लिश होने के सिर्फ 1 साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था, एक ऐसा रॉकेट जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए। अर्थ की एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया और उस वक्त इसे सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस मिला, नासा से सीख मिली और फिर हमने बनाया अपना पहला खुद का साउंडिंग रॉकेट। इसे नाम दिया गया था रोहिणी 75 और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनकोस्पार को रीनेम कर दिया जाता है इसरो, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई कमिटी नहीं थी, ये अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना देश के विकास के लिए। एक बार फिर से डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का।
डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप के अंडर इसरो के साइंटिस्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। साल 1975 में जाकर इंडिया अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। Country's first satellite, Aryabhat, was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहते इस मुकाम को देखने के लिए। उनका देहांत साल 1971 में ही हो जाता है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। लेकिन उनके बाद अगले इसरो चेयरमैन बनते हैं सतीश धवन, एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन और एरोस्पेस साइंटिस्ट। वैसे ये जो पहली सैटेलाइट की लॉन्च थी ये की गई थी सोवियत यूनियन से। इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद ली थी क्योंकि इंडिया और सोवियत के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी। लेकिन आने वाले दशक में 1980s में नए रिकॉर्ड्स टूटते हैं। इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में, तो बाकी देशों पर अब रिलाय करने की जरूरत नहीं सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए। और इसके बाद इसरो कई और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पर काम करता है जैसे कि ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स GSLV, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भेजने के लिए। साल 1983 में इसरो एक बार फिर से नासा की मदद लेता है इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, बेसिकली एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिन्हें अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाता है, जिनका मकसद है रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके। इसकी मदद से अब इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करी जा सकती थी, वेदर की फोरकास्टिंग करी जा सकती थी, कोई बड़ा डिजास्टर आ रहा है, कोई टोर्नेडो आ रहा है कहीं पर, पहले ही वार्निंग दी जा सकती थी इन सैटेलाइट्स की मदद से। इंटरेस्टिंग चीज ये थी देखनी, जहां एक तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से बड़े कंपटीशन में लगे हुए थे, इंडिया ने टाइम टू टाइम इन दोनों ही देशों की स्पेस एजेंसीज की मदद ली। अप्रैल 1984 में एक और रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा, एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट, पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। ये एक्चुअली में सोवियत यूनियन के रॉकेट सोयूज T-11 में बैठकर स्पेस में गए थे। 8 दिन तक स्पेस में रहे थे एज अ पार्ट ऑफ सोवियत इंटरकोस्मोस प्रोग्राम। वैसे ऐसी यूजफुल खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एक चीज मैं कहूंगा कि न्यूज चैनल्स पर मत रिलाय करा करो, अखबार पढ़ा करो। अखबार पढ़ना एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज गेन करने के लिए डेली। न्यूज चैनल्स पर जब कभी कोई खबर दिखाई जाती है तो उसे 1 घंटे के टाइम स्लॉट को फिल इन करने के लिए खबर को खींचना पड़ता है, उस पर फालतू की डिस्कशंस करनी पड़ती है, हल्ला मचाना पड़ता है अटेंशन बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ अखबारों में जितनी बड़ी खबर है, जितना कुछ कहने को है, उतना ही बड़ा आर्टिकल लिखा जाता है और लिखते वक्त आर्टिकल्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ रिसर्च करनी पड़ती है।